जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए बच्चे, आइए हम देखेंगे मैथ की प्रश्नों को। ये एक कोई सीरीज है और ये सीरीज जो है ये मुझे देखने से लग रहा है ये एपी का नहीं है, जीपी का है। क्यों? क्योंकि सर जी इसमें जो बढ़ रहा है ये इनफाइनाइट टर्म तक दिया गया है इस सीरीज, और ये इनफाइनाइट टर्म तक दिया गया है। इसमें पहला टर्म हमारा 1 है और कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a2/a1 करते हैं। इसमें भाग देंगे तो कॉमन रेशियो मेरा -1/2 आएगा। इसमें से इसको भाग देंगे -1/2 आएगा। कॉमन रेशियो सभी जगह से बराबर होता है। साथियों, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म की फॉर्मूला होता है a/1 - r होता है, ये होता है। या अगर इनफाइनाइट टर्म तक नहीं होता तो सम ऑफ n टर्म होता है बच्चे। दो तरीके इसमें होता है। अगर r एक से बड़ा नजर आए तो ये होता है a इंटू आर पर पावर n-1 बट्टा में r-1। अगर r एक से छोटा नजर आए तो Sn बराबर में होता है a इंटू 1 - r पे पावर n बट्टा में 1 - r होता है। ये दो तीन फार्मूला होता है, तीन फार्मूला इसमें होता है। तो इसमें कौन सी फार्मूला लगाना है साथियों? यही s इंफिनिटिव तक लगाना है, s इनफाइनाइट लगाना है। तो साथियों s इनफाइनाइट लगाना है तो सम ऑफ s इनफाइनाइट जो लगाना है, पहला टर्म क्या है 1 और नीचे में 1 माइनस में कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो ऑलरेडी -1/2 है, -1/2 होगा। तो 2 1 3 नीचे हो जाएगा 1/3/2, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाता है, आप जानते हैं 2/3। इसकी आंसर होगा 2/3, इसकी आंसर हो जाएगा सी। अरे हाँ या ना? आगे आइए साथियों, आप जानते हैं एपी का n पदों का योग जो होता है उसकी दो फॉर्मूला होता है। एपी का सम ऑफ n पदों का योग होता है n/2 इंटू 2a। अगर हमारा पहला पद मालूम है, प्लस में n भी मालूम है, इंटू कॉमन डिफरेंस भी मालूम है। n मालूम है, पहला पद मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म। दूसरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2। केवल मुझे n मालूम हो और पहला पद मालूम हो और अंतिम पद मालूम हो। अंतिम पद को an बोलते हैं या tn भी बोलते हैं, tn भी बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? ये भी सम ऑफ n टर्म की फॉर्मूला, ये n/3 नहीं होता है, n/2 होता है, ये नहीं होगा। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो a और c दोनों पॉसिबल है। तो हमारा एक से अधिक आंसर हमारा सम ऑफ n टर्म की नजर आ रहा है। एक से अधिक आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे आइए बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मुझे x की मान ज्ञात करना है। ये हमेशा ये जो टर्म जो होता है, अब इसे x की मान कैसे निकालेंगे? अगर रूट के अंडर में ये चीजें नजर आएगा, जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये हमेशा एक चीजों पे सेट रहता है, a + b के होल स्क्वायर पे या a - b की होल स्क्वायर पे। अगर स्क्वायर रूट है तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, यही दोनों पे सेट रहता है। सर जी, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है। तो आपको क्या देखना है? तो सर जब सबसे पहले इसको अगर x की मान अगर हम सॉर्ट आउट करें तो कैसे कर सकते हैं? यहीं से कर सकते हैं। इस समीकरण में यहां पे 2 का होना अति आवश्यक है। सर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। तो यही हमारा ये फार्मूला वाला 2 हो गया और ये हमारा a² + a और b बनेगा। सर जी 2 के स्क्वायर 4 और √3 के स्क्वायर कितना होता है? √3 के स्क्वायर 3, 4 3 7 हो रहा है। मतलब हमारा जो ये मामला है वो सेट है। आप डायरेक्ट चाहोगे लिखना तो डायरेक्ट लिखने से पहले एक बात समझिए, इसको लिख सकते हैं सर a² प्लस में b² प्लस में 2 × a b, ये हो गया। तो सर a + b की होल स्क्वायर बन गया, 2 प्लस में √3 की होल स्क्वायर, ये रूट, इससे ये कट गया, आंसर हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3। साथियों एक बात आप समझने की फिर से प्रयास करेंगे, यदि ऐसा क्वेश्चन रहे और इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर करके जोड़ने के बाद अगर ये आ जाए तो सीधा सीधा आंसर होता है 2 प्लस में √3। अगर बीच में प्लस रहे तो यहां प्लस होगा, यहां माइनस रहे तो यहां माइनस होगा। यही x की मान है।
तो 1/x की मान क्या होगा, तो सीधा सीधा बीच में आपको माइनस कर देना है, बीच में माइनस कर देना। क्यों, हर का प्रमेयकरण कर दिए। कैसे सर जी, तो 1 अगर x की मान 2 + √3 हुआ तो 1/x की मान 2 + √3 होगा। ये ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना करोगे, प्लस साइन है तो माइनस साइन से गुना करोगे ऊपर नीचे, तो सर जी होगा क्या, तो ये 2 - √3 और ये a + b इंटू a - b, तो a² - b², 2 की स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, 4 में से 1 होगा। लेकिन सर इतना काम नहीं करना है। सर कितना करना है, तो गौर से समझने की बात, गौर से समझने की प्रयास करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो सर जी इसका रिवर्स निकालना रहे तो बस प्लस साइन रहे तो माइनस कर देना है, और ध्यान ये रहे कि इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके ये दोनों की अंतर से नीचे में भाग देना है। हम क्या बोले कि अगर ये सीधा मान है और इसी का विपरीत मान निकालना है 1/x, तो प्लस साइन रहे तो माइनस साइन कर देना है, माइनस साइन करना है, प्लस में ये इसका स्क्वायर और इसकी स्क्वायर करके अंतर का अंतर नीचे में बट्टा में भाग देना है। सर 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3, 4 और 3 का अंतर 1, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा यही होगा। साथियों x + 1/x की मान निकालना है, x + 1/x, तो x की मान है 2 + √3 और 1/x की मान है 2 - √3, बीच में प्लस था हमने यहां प्लस दिया, माइनस ये कट जाएगा, 2 2 4, आंसर क्या होगा बच्चे 4, इसकी मान क्या होगा 4। अरे हाँ या ना। आगे बोला जाता है साथियों कि यह द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका एक मूल्य, एक सॉल्यूशन दिया गया है। अगर किसी द्विघात समीकरण का कोई सॉल्यूशन दिया रहता है तो उस सॉल्यूशन की मान उठा के इसमें रखोगे तो पूरा का पूरा 100% ये सेटिस्फाई करेगा। सर जी -3 इसमें रखेंगे तो -3 के स्क्वायर कितना होगा, सर जी -3 के स्क्वायर होगा 9, 9 दूनी 18, ये 18 होगा, प्लस में अगर -3 रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा -3p और माइनस में ये 3 बराबर में 0। सर जी आप मुझे बताएंगे 18 में से 3 जाएगा 15 और -3p बराबर के उस ओर जाएगा प्लस में 3p और 18 में से 3 जाएगा 15, तो p की मान हमारा 5 आ गया। अगर p की मान 5 आया तो इस समीकरण में रखेंगे और बोला गया इसका मूल समान है तो k की मान बताइए। तो सर सबसे पहले 5p की मान यहां पे रखिए। सर जी 5 रखेंगे तो सीधा सीधा 5, ये 5x, तो सर जी 5x² प्लस में ये p की मान 5 रख दिए, p की अंदर भी जाकर गुना होगा, 5x प्लस में k बराबर 0। और जानते हैं अगर द्विघात समीकरण में अगर मूल समान हो तो b² - 4ac की मान 0 होना चाहिए। ठीक है, मूल समान होने का ये कंडीशन होता है। तो सर जी b² - 4ac बराबर में 0 हो, तो b की मान 5 है, 5 की स्क्वायर 25 -4, a की मान 5 और c की मान k है बराबर 0। इसको इधर करोगे 4 पंचे 20 के बराबर में 25, तो k की मान होगा 5 से काटेंगे तो ये 5 होगा और ये क्या होगा 4 होगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चे सी। स्टेट पेपर 1, क्या बच्चे स्टेट पेपर 1 बोल रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यह समीकरण दिया गया, इसका हल क्या हो सकता है? एक हल होगा, एक से अधिक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो साथियों आप जानते हैं a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, अगर ऐसा रहे तो ये प्रतिच्छेदी होता है और ये एक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, एक दूसरे को काटेगा, इसी को प्रतिच्छेद बोलते हैं। a1 a2 बराबर में b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, इसका कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये समांतर लाइन होता है, एक दूसरे को पैरेलल होता है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। सर जी a1 a2 बराबर में b1 b2 बराबर में c1 c2, ये होता है, इसकी अनेक हल होता है,
अनेक हल, अनेक हल, और ये संपाती होता, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। साथियों देखेंगे कौन सी इसमें नियम को फॉलो कर रहा है। सर A1 कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ये 3 हो जाएगा। A2 होता है दूसरे समीकरण का जो है x कोफिशिएंट 12 बराबर में y B1 -4, और ये क्या है -16 बराबर में ये कितना है 5, c मतलब कांस्टेंट, ये भी कितना है 20। सर माइनस माइनस प्लस, इसको काटेंगे 4 चौके 16, इसको काटेंगे 4 तिया 12, इसको काटेंगे 4। सर संजोग बस 1/4 बराबर में 1/4 बराबर में 1/4। सर तीनों बराबर हो गया, इसकी हो जाएगा अनेक हल, अनेक हल। बोला कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होगा, नहीं हल होगा, केवल एक हल होगा, नहीं बुआ, मोर देन 2 हल, 2 से ज्यादा उभयनिष्ठ हल होंगे, 2 से ज्यादा, यही आंसर होने की संभावना है। एक से अधिक, 2 से ज्यादा हल होगा, अनेक हल होगा, है ना। 2 से ज्यादा का मतलब अनेक हल में चला जाएगा, 2 से ज्यादा कहीं भी जा सकता है, 2 हल, 3 हल, 4 हल, सब इसी में आएगा, अनेक हल में। आगे बोला जाता है कि 56 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई का योग बताइए, ज्ञात करें। क्या होगा, इसके विकर्ण की लंबाई का योग ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बोला गया एक 56 सेंटीमीटर परिमाप वाले समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की परिमाप होता 4a, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ये 56 है, तो a हो जाएगा 14 चौका 56, मतलब समचतुर्भुज के भुजा हो गया 14। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर में होता है 100 है, क्षेत्रफल है, तो d1 इंटू d2 बराबर में हो जाएगा 200, ये 2 चला जाएगा, यही समचतुर्भुज का एरिया होता है। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। फास्ट करिए गुरुजी, जैसे फास्ट करेंगे बच्चे आपको तो मजा आएगा, क्योंकि आप लाइव क्लास देख रहे हैं, बाद में बच्चे जो ऑफलाइन मतलब जो रिकॉर्डेड देखते हैं वो आकर जो है उनको अच्छा नहीं लगता है कि सर समझाते नहीं, अपने पढ़ते हैं, अपने लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा हम अब समझा कर ही करेंगे आपको। पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण आ गया, 1/2 पहली विकर्ण गुना दूसरी विकर्ण, ये हुआ क्षेत्रफल बच्चे। अब ये चीजें हो गया 200 हो गया, ये इधर जाएंगे, लेकिन ये नहीं पूछा है, बोला गया इसके विकर्णों की लंबाई का योग, मतलब पहला विकर्ण प्लस में दूसरा विकर्ण पूछा है। मेरे प्यारे साथियों एक बात ध्यान रखेंगे, एक बात ध्यान क्या रखेंगे कि पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस में दूसरे विकर्ण की स्क्वायर बराबर में 4 गुना भुजा होता है, भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। समचतुर्भुज में ये समचतुर्भुज है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, 2 बराबर भागों में बांटता है, पहला विकर्ण d1/d2, ये d1/d1 ये d2/2, d2/2। सर जी ये भुजा है, तो ये इसमें जब आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लगाएंगे तो यही आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। तो d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, मुझे 4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा है 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर 196, तो सर जी कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे सर जी, 6 चौके 24, 4 9 चौके 36, 36 और 2 कितना होगा, 36 2 38, और 4 3 7, 784 हो गया। दोनों की स्क्वायर करके जोड़ोगे तो एक बात याद रखेंगे साथियों, d1 प्लस में d2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू d1 इंटू d2 ये होता है। साथियों ये d1 प्लस में d2 का स्क्वायर कितना है, तो 784 है, 784, और d1 इंटू d2 200 है, इसमें 2 से गुना करेंगे 400 होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां से आ गया d1 प्लस में d2 का होल स्क्वायर बराबर में आ गया 784, और 400 जोड़ेंगे तो ये 84 होगा, 7 4 11, 1184, यही हो गया ना। तो सर जी इसकी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो d1 प्लस में
D2 अगर निकालेंगे तो रूट अंडर में 1184। 1184 है। आप जानते हैं 34 की स्क्वायर होता है, बताएंगे 34 का स्क्वायर क्या होता है? 4 के स्क्वायर 6, 1156 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 24, 1 5, 1156। 34 का स्क्वायर 1156 होता है, तो ये 1184 है, लगभग 34 से कुछ ज्यादा होगा, 34 पॉइंट लगभग 4 के करीब में होगा, जो कि ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। बोले बच्चे इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। आगे बढ़िए बच्चे। अब देखेंगे यहां पे आपको क्या करना है। सर जी कई सारे तरीका हो सकता है इसे बनाने के लिए। एक अपने मन से आप ऐसा कीजिए, कोई ट्रिपलेट, ये एंगल ए मान लीजिए 3 4 5 पे भी बना सकते हैं। ए की मान P/H होता है ना, आप इस टाइप से करके बना सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि छोड़ो, अब आपको इसको आप सीधा सीधा ये दोनों की क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिएगा तो कॉस ऑफ ए प्लस में कॉस ऑफ बी हो जाएगा, और ये होगा साइन ऑफ ए प्लस में साइन ऑफ बी होगा। आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये रहेगा, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इधर होता है, ये साइन ए माइनस साइन बी, और इंटू में साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस आप इसको इधर गुना करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस में कॉस ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ऑफ ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी। ये दोनों की जोड़ेंगे अगर, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर एक 1 होगा, 1 होगा। ये माइनस में है तो सर जी कॉस स्क्वायर, ये कॉस यहाँ कैसे आ गया? ये साइन बी होगा, साइन स्क्वायर बी होगा, साइन स्क्वायर बी होगा। ये दोनों को लेंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, ये क्या होगा? माइनस कॉमन हो जाएगा, तो सर जी एक हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस यहां पे हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन स्क्वायर बी प्लस में कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताइए इसका मान 1, इसका -1, -1 प्लस 1 0, ऊपर में 0, 0 बटा समथिंग रहेगा, सीधा सीधा इसकी आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सीधा सीधा बच्चे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोला गया यदि किसी समचतुष्फलक का प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, मेरे प्यारे बच्चे अगर समचतुष्फलक है तो आपको याद रखना, अगर भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समचतुष्फलक का जो है आयतन बताइए। समचतुष्फलक की आयतन जो होता है, वॉल्यूम होता है √2/12 गुना भुजा क्यूब होता है, √2/12 गुना भुजा क्यूब होता है, तो √2 गुना 12 भुजा क्यूब होगा, 12 गुना 12 गुना 12, 12 से 12 12 कट गया, 12 गुना 12 144 √2 होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर क्या होगा बच्चे? ए होगा। साथियों याद रखेंगे, बोला गया एक ट्रक वृत्तीय पथ पर चलते हुए केंद्र से 36 डिग्री की अनुरेखित करने पर 100 मीटर की दूरी तय करती है। बोला गया है वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होगा? एक ट्रक है, ये कैसे चल रहा है बच्चे? तो ये वृत्तीय पथ पे चल रहा है और 36 डिग्री का कोण का निर्माण करता है। ये मानिए केंद्र है, ये यहां से यहां चला है, ये यहां से यहां चला है, 36 डिग्री का कोण, ये समझो त्रिज्यखंड बन चुका है। यहां से यहां तक चला है तो कितना दूरी चला है? 100 मीटर चला है, 100 मीटर चला है। इसके केंद्र 36 है, तो त्रिज्या ये क्या होगा? बोला गया है वृत्तीय पथ पे जो चला है त्रिज्या क्या होगा? साथियों चाप की जो लंबाई होता है, चाप की लंबाई आप जानते हैं, चाप की लंबाई, यही जो चाप की लंबाई है, टेढ़ा वाले भाग को ही चाप कहते हैं। चाप की लंबाई जो होता है वो पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। चाप की लंबाई 100 है, पाई आर मुझे मालूम नहीं है, थीटा हमारा 36 डिग्री है,
और ये 180 है। इससे काटेंगे ये 5 होगा, ये इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, तो 500, आर बराबर में हो जाएगा 500 और ये पाई से भाग हो जाएगा, तो त्रिज्या होगा 500 बटा पाई मीटर। आंसर हो जाएगा सी। प्रोबेबिलिटी का वेटेज बढ़ाइए सर, इसमें हम कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चे, मेरे पक्ष में क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन पब्लिकेशन की तरफ से बनकर आता है। बोला गया है ये जो बिंदु दिया गया है, बोला गया एक्स अक्ष से अनुपात बताना है। ये दो बिंदु है ए और बी, मिलने वाली रेखा को एक्स अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित करता है। किसी रेखा को आप एक्स एक्सिस पे अगर विभाजित करोगे तो वहां पे एक्स अक्ष के पे विभाजित करोगे तो y 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y 0, y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है बच्चे, हम बोल देंगे तो याद रखेंगे। अगर कोई रेखा है, मानिए ये रेखा है, a दिया गया है आपका -4 3 और ये दिया गया है b 5 2। माने यहां पे विभाजित किया, अंदर विभाजित किया कि बाह्य विभाजित किया अभी मुझे मालूम नहीं है। मानिए इस बिंदु पे विभाजित किया है, एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस है, तो अगर कोई रेखा विभाजित करेगा तो एक्स होगा लेकिन वाई हमारा 0 होगा, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। मान लीजिए k:1 में विभाजित किया या m:1 भी लिख सकते हैं, k:1 में विभाजित किया तो आप जानते हैं अंतः विभाजन फार्मूला होता है, इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना। आप ये दोनों में मान y कोऑर्डिनेट का दिया गया है तो केवल y कोऑर्डिनेट से आप पहले मतलब रखिए, k को गुना कीजिए y कोऑर्डिनेट में तो ये 2k होगा, इधर से 1 को गुना करेंगे y कोऑर्डिनेट में तो 3 है, तो 1 में गुना करेंगे तो ये 3 होगा, बट्टा में ये दोनों की योग k + 1 बराबर में क्या है 0 है। इस और लेके जाएंगे तो 2k + में 3 बराबर में 0 होगा, तो ये सर जाएगा 2k बराबर -3k की मान हो जाएगा -3/2 k/1, मतलब ये -3/2 का मतलब होता है बाह्य विभाजन। माइनस अगर आ जाए तो याद रखना बाह्य विभाजन हुआ। कहां विभाजन हुआ, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है बाह्य विभाजन को, बाह्य विभाजन को विभाजित कर रिप्रेजेंट करता है। k/1 तो k की मान -3 और 1 का मान आया 2, तो मतलब सर जी हमारा जो है 1:, माइनस हटा दीजिए, ये बाह्य लिख देंगे, 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजन हुआ। कहां हुआ है, बाह्य। अगर माइनस नजर लगा हुआ नजर आए तो समझ लेना बाह्य, आंतरिक विभाजन नहीं हुआ, ये लाइन ऐसे आगे हुआ होगा, इधर विभाजित हुआ होगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लगा एक अर्धगोले पर शंकु की आकृति के खिलौने का आयतन बताइए। मतलब एक अर्धगोला पर एक शंकु है, देखिए सबसे पहले ये अर्धगोला है और इस अर्धगोला पे एक शंकु का खिलौना है रखा हुआ है, ये है बच्चे। बोला गया है इसकी आयतन बताना है। बोला गया है अर्धगोले व शंकु की त्रिज्या दोनों तो एक ही होगा क्योंकि आधार इसका एक ही है। इसकी त्रिज्या दिया गया है कितना है, 1.5 मीटर। आगे बोलते शंकु की ऊंचाई दिया गया 4, यहां से यहां तक शंकु की ऊंचाई है 4 दिया गया है। गोले की ऊंचाई तो यही अर्धगोला के यही हो जाएगा, तो सीधा सीधा आयतन पूछा है। तो आप जानते हैं आयतन होता है, पहले अर्धगोले की आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब, शंकु की आयतन होगा प्लस में 1/3 पाई r² h होगा। सर जी जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, सर पाई r² कॉमन है, बट्टा में 3 निकाल सकते, तो यहां से क्या बचा सर 2r प्लस में यहां से क्या बचा h। सर जी आप मुझे बताइए पाई की मान 22/7 का प्रयोग कर सकते हैं, r 1.5 का मतलब होता है, अगर इसे देखा जाए तो 3/2 यही होता है क्या, 1.5 का मतलब यही होता है 3/2, तो लिख लीजिए 3/2 गुना 3/2 और नीचे में भी 3 है, नीचे में यहां पे 3 था, ये वाला 3 और 2r तो 2/3 ये हो गया, प्लस में h हमारा 4 है, ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कटा 11 बार में, ये होगा 4 3 7, तो ये सर 11/7
गुना में 3/2 और ये 4 3 7, ये हो गया, इससे ये कट गया। 11 3 33, 33/2 16.5। आंसर क्या हो जाएगा इसके आयतन 16.5 मीटर क्यूब। किसी बच्चे को कोई आपत्ति है तो बताओगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। लगा एक आयताकार पानी की टंकी की लंबाई 2.1 मीटर तथा चौड़ाई 1.5 मीटर है। यदि इसमें 630 लीटर पानी उड़ेला जाता है तो जल में बोला गया पानी में तल में कितना उठाव आएगा, कितना ऊंचाई तक पानी जाएगा। सीधा सीधा ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन दीजिए सर। हम तो सारे कुछ बोले हुए बहुआ। अच्छा ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो होगा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा, काहे आप परेशान हो रहे हैं, सारा क्वेश्चन रहता है। तो सर जी एक बात बताइए, ये मेंसुरेशन का है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जिस टब आयताकार टब है और उस टब में पानी उधारोगे तो वो आयताकार टब में ऊंचाई आएगा। तो वहां पे जो आप जो पानी उझाले हैं, उझले हैं, उसमें डाले हैं तो वो आयतन में रहता है। पानी हमेशा आयतन में रहता है। तो सर पानी की आयतन क्या होगा, लंबाई 2.1 लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना 1.5 गुना ऊंचाई, ऊंचाई मानो h मीटर तक गया है। तो पानी हमारा कितना है, तो यही 630 लीटर ही इतना पानी आया है। 1 लीटर, ध्यान से समझेंगे, 1 मीटर क्यूब बराबर में होता है 1000 लीटर। ये याद रखेंगे, 1000 लीटर। और एक बात और याद रखेंगे, 1 लीटर बराबर में 1 लीटर बराबर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये अलग बात होती है, ये अलग बात होती है साथियों। 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर में इतना मीटर क्यूब। तो बताओगे इतना लीटर बराबर में कितना होगा, ये इसमें भाग दोगे, ये इसमें भाग दोगे। तो अगर मान लीजिए उसको मीटर क्यूब बनाना है, तो मीटर क्यूब बनाना है तो किससे भाग दे देंगे, 1000 से। 1000 तो ये क्या बन जाएगा, लीटर। बोलिए हाँ या ना, सही बोले या गलत बोले। 1 मीटर क्यूब बराबर में 1000 लीटर। तो आप मुझे बताइए 1 लीटर बराबर में 1/1000 गुना में 600 लीटर बराबर में इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब हो गया। तो यही आयतन जो होगा वो 630/1000 मीटर क्यूब के बराबर होगा। ये सर दशमलव उड़ा दिए 100, ये दशमलव उड़ा के 10, 00 से 00 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। सर जी आप मुझे बताइए, अगर हम 7 से काटे तो 7 या 21 और 9 7 63, 9 दोनों छोड़ो ना, 7 से क्यों काटोगे, 21 या 63, 3 से काटेंगे 5। तो सर 5h बराबर में 1, ये इधर जाएगा, h की मान 1/5, h बराबर में 0.2 मीटर। पानी में कितना का उछाल आएगा, उठेगा 0.2। अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते होंगे भली भांति, रूट अंडर में a2 x2 कितना है, तो a माइनस बी, x2 माइनस में x1 है, माइनस करेंगे यहां भी माइनस हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है, c माइनस बी माइनस y2 माइनस y1 कितना है, b प्लस सी, माइनस करेंगे माइनस सी होगा होल स्क्वायर। इसका अर्थ होता है कि जब डिस्टेंस फार्मूला निकालना रहे तो x कोऑर्डिनेट के अंतर, सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं आप मैथ। देखिए ये अलग वाली बात है, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हम करे तो करे क्या, क्लास ले या हम छोड़ दे। मुझे इस बात अभी तक हमको समझ नहीं मुझे आ पाया है कि हम क्या करें। कोई बात नहीं है, देखते हैं, ठीक है। हम हार तब तक नहीं मानते हैं कि जब तक हम जो है, हम जल्दी हार नहीं मानते, बहुत जिद्दी है। आइए बच्चे आपको भी जिद्दी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जब डिस्टेंस फार्मूला निकालना रहता है तो रूट अंडर में x कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर करेंगे, y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, y कोऑर्डिनेट का अंतर करके जोड़ देते हैं। x कोऑर्डिनेट के हम अंतर लिए, ये दोनों की अंतर,
और ये दोनों की अंतर आकर स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है। और डिस्टेंस फार्मूला जानते होंगे आप। सर जी माइनस ए ये कट जाएगा, माइनस बी तो माइनस 2b होगा। सर जी यहां पे हो जाएगा माइनस 2b के होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर होगा प्लस में। सर जी यहां से c प्लस ये कट जाएगा, माइनस बी 2b माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा। सर जी ये हो जाएगा 8b स्क्वायर, 8 की वर्गमूल 2√2 लिख सकते हैं और b का वर्गमूल b स्क्वायर का वर्गमूल b होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू √2b, ये आंसर होगा b। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये प्रिज्म है, बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये एक समबाहु त्रिभुज का प्रिज्म है, बोला गया उस प्रिज्म का आयतन भी दिया गया। तदनुसार बोला गया यदि उस प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उस समबाहु बोला गया उस जो है आपका लंब प्रिज्म जो है, जो प्रिज्म है उसका आपको क्या निकालना है, कर्व लेटरल सरफेस एरिया, यह कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है परिमाप इंटू, जल्दी से बोलो, परिमाप इंटू क्या होता है, हाइट होता है क्या, स्लांट हाइट होता है। इसमें स्लांट हाइट होता नहीं है, जल्दी से बोलिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बहुआ, कोई बच्चे बताओगे। लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ बेस, तो नहीं होता है ये पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। जल्दी से बोलिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। चलिए सबसे पहले इसकी आयतन जानेंगे, सारे कुछ टोटल सरफेस एरिया भी बताएंगे, आयतन भी बताएंगे। सबसे पहले आप जानिए कि प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बोला गया है ये आधार का जो एरिया है वो 173 है और समबाहु त्रिभुज है। तो सर जी 173 गुना h बराबर में है कितना, तो सर जी इतना है। बोलिए हाँ या ना, क्या ये इससे कटेगा, सर जी ये कट जाएगा 60 से, तो h की मान आ गया 60। बोले बाबा हाइट कितना आ गया, 60 आ गया, कितना आ गया बच्चे, 60 आ गया। अब बताइए अगर 60 आ गया है तो क्या कर सकते हैं, इस h से क्या कर सकते हैं, इस h से हम क्या कर सकते हैं। सर जी आप सुनने की प्रयास करेंगे, परिमाप और h। तो सर परिमाप, जब त्रिभुज की परिमाप निकालेंगे 3 गुना भुजा, तो उसके लिए 3 गुना भुजा मतलब त्रिभुज की मुझे भुजा की जरूरत पड़ेगा, त्रिभुज की भुजा की जरूरत पड़ेगा। और त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, और यह है कितना, तो 60 है। इससे ये फायदा मिला। सर इससे इसको काटेंगे तो 20 या 60 होता है, 20√3 होगा। सर जी भुजा यहां से हो जाएगा, सर जी इसको गुना करेंगे 20 दूनी 40√3 हो जाएगा। सर जी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो परिमाप क्या होगा, ये पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस तो 3a, a हमारा भुजा है इतना, परिमाप निकालेंगे 3 गुना भुजा इंटू हाइट, हाइट कितना है 60 है, इंटू हाइट कितना है 60 है। 4 तिया 12, 12 छक 72। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या जी, चलिए कोई बात नहीं। 4 तिया 12, 12 छक 72, 12 छक 72,
रूट थ्री की मान आप प्रयोग कर सकते हैं 1.73, 1.73। तो ये दशमलव से ये जो कट जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या सर? आधार का एरिया ठीक है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है? इसको गुना करेंगे तो जल्दी से। अरे सुनो 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 सुनो, यहां पे हमने गड़बड़ कर दिया। ये हमारा क्या निकल कर आया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रिज्म का आया ना, ये प्रिज्म का हाइट है। ओहो देखो दिमाग से निकल गया, ये प्रिज्म का हाइट है। मुझे त्रिभुज की हाइट हम यूज कर लिए, सॉरी। मुझे यहां पे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के एरिया √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये एरिया से मुझे त्रिभुज की एरिया से निकालना था। त्रिभुज की एरिया कितना है? 173। ये गड़बड़ हुआ है, ये उधर चला जाएगा। तो ये क्या होगा? भुजा स्क्वायर बराबर में होगा 173 गुना 4, 173 गुना 4, और ये क्या हो जाएगा? बट्टा में √3। और ये भुजा अगर हटाओगे, ये रूट अंडर में 173, 173 गुना 4, √3 की मान है हमारा कितना है? तो √3 की मान प्रयोग कर सकते हो 1.73। ये दशमलव उड़ेगा, डबल जीरो होगा, इससे ये कटेगा, तो √400 की मान होगा 2। भुजा आ गया 400। अब हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। परिमाप तो 3 गुना भुजा 20 या 60 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना? 60, 60 गुना 60 3600। देखो थोड़ा सा मिस्टेक किए थे यहां पे, टेंशन नहीं लेंगे आप, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है बच्चे। सर हाइट तो ये आप समबाहु त्रिभुज की परिमाप के लिए, हाँ ये हाइट है आपका, जो हाइट निकला है। कोई दिक्कत है बच्चे तो बताओगे? ये आपका ध्यान रखना है कि ये हाइट जो आया, ये प्रिज्म का हाइट है, ये समबाहु त्रिभुज में यूज नहीं करेंगे। और हम समबाहु त्रिभुज में ये गलती हो सकता है, समबाहु त्रिभुज की हाइट से यूज कर लिए थे। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो कि समबाहु त्रिभुज की एरिया दिया गया था, तो वहां से भुजा निकलेगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। सर जी ये क्वेश्चन देखेंगे, एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा 25 सेंटीमीटर का है। इस जीवा द्वारा बनाए जा रहे दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बच्चे, एक वृत्त है, ये वृत्त है, एक बोला गया 25 सेंटीमीटर जीवा है, इसका ये केंद्र होगा, ये केंद्र है, और ये केंद्र से इसको मिलाओगे तो ये भी त्रिज्या कहलाएगा, ये भी त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, व्यास अगर हमारा 50 है तो त्रिज्या हमारा 25, तो ये 25 जीवा 25, तो ये भी 25, ये भी 25, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और ये 60 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। बच्चे बोलेगा दीर्घ चाप की लंबाई बताइए, दीर्घ चाप की लंबाई, तो पूरा वृत्त की लंबाई क्या होता है? एक पूरा सर्किल की लंबाई 2πr होता है, पूरा लंबाई क्या होता है? 2πr होता है। वृत्त की क्या होता है? परिधि होता है। सर जी अगर 2πr में से इसे, इसका एंगल भी दिया गया 60, और अगर इसकी लंबाई घटा दे, इस त्रिज्यखंड की लंबाई, इस चाप की लंबाई, ये वाला चाप की लंबाई, तो क्या ये दीर्घ मतलब बड़ा वाला त्रिज्यखंड नहीं निकल, बड़ा वाला चाप की लंबाई नहीं आ जाएगा? जी सर जी, तो चाप की लंबाई बराबर मतलब चाप की लघु चाप निकालिए यहां से, लघु चाप की लंबाई, तो लघु चाप की लंबाई आप जानते हैं लंबाई होता है πr बटा 180 डिग्री। पाई रहने दीजिए, आर हमारा 25 है, थीटा हमारा 60 है, और ये 180 है, इसे कटेगा 6 18, ये 3 होगा, मतलब 25 पाई बटा 3 लघु चाप। अब पूरा वृत्त की पूरा परिधि कितना होगा? परिधि
पूरा परिधि कितना होगा सर जी 2 पाई आर, आर हमारा कितना है 25, त्रिज्या 25 है, 25 दूनी 50, 50 पाई। सर जी अगर दीर्घ वृत्त का निकालना हो, क्या निकालना, दीर्घ वृत्त, दीर्घ चाप की लंबाई, तो सर दीर्घ चाप की लंबाई निकालना है तो ये सर पूरा वृत्त की पूरा वृत्त की लंबाई, ये पूरा परिधि में से ये जो लघु चाप की लंबाई वो हट जाएगा तो यही दीर्घ चाप की लंबाई होगा। सर जी पूरा वृत्त, पूरा चाप की लंबाई कितना, पूरा वृत्त की लंबाई कितना हो गया 50 पाई। इसमें से सर लघु वृत्त की लंबाई घटा दीजिए 25/3 पाई, 25 ये कितना होगा 150, 150 पाई माइनस 25 पाई घटा देंगे बटा 3 तो ये हो जाएगा कितना होगा सर 125 पाई बटा 3। आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। क्या कोई दिक्कत है तो बताओगे। देखिए सीधा सीधा ये भी कर सकते थे कि सर जी 60 डिग्री एंगल है, पूरा वृत्त पे बनता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बनता है और सर जी मुझे 60 डिग्री घटा देना है तो मुझे निकालना है कितना डिग्री का है, पूरा कंप्लीट होता 360 तो ये इधर हो जाएगा दीर्घ वृत्त के लिए एंगल हो जाएगा 300। सर जी मुझे निकालना है 300 एंगल की मान, कितना में से, तो 360 में से। सर जी इससे ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 6 छके 36, ये हो गया। 2 से काटेंगे ये 3 बार में, ये हो जाएगा 5 पाई आर बटा 3 और आर की मान है 25 तो यहां पे आप 25 रखेंगे, आर की मान 25 पंचे 125, 125 आर बटा 3। ये डायरेक्ट इतना करने की, इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट ये दर्ज आ जाएगा। नवादा की धरती पर से आप हैं, चलिए ये बताएंगे अब इस क्वेश्चन की मान कैसे निकालेंगे। सर जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की मान कैसे निकालेंगे, प्लस में दिया था तो एक उपाय हो सकता है कि सर अगर प्लस में मान दिया गया था, आपको सोचना क्या है इस बात को समझिए। सर जी √7/2 और इसकी मान साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा की मान लीजिए x, इसी की मान निकालना है, लेट x मान लिए। सर जी 2 समीकरण आपके पास है, जब भी साइन कोस नजर आए तो हमेशा दिमाग में आपका एक बत्ती चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, तो सर जी साइन कॉस में एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मान 1 होता है। तो सर दोनों के स्क्वायर करके आपस में जोड़ दो। तो एक बात याद रखेंगे, एक होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर, प्लस करोगे a माइनस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर में आप a माइनस बी की होल स्क्वायर अगर जोड़ देते हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो सर याद रखना है कि सर सबसे पहले हम ये दोनों की पहला की स्क्वायर करके अगर हम दूसरे की स्क्वायर करके जोड़ेंगे, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, आप इसकी स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा बच्चे, ए स्क्वायर साइन के स्क्वायर प्लस कॉस के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। और बराबर में इधर के स्क्वायर करोगे तो √7 के स्क्वायर 7 और 2 के स्क्वायर 4 और इधर x के स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाए, इसकी मान 1 होगा तो 2 बराबर में और ये 7/4 इधर आके घट जाएगा बराबर में x स्क्वायर, इसकी मान तो 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 में से 7 घटेगा तो x स्क्वायर की मान 1/4 हुआ, x की मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, x की मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, मतलब ये दोनों आंसर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 से अधिक, डी होगा। क्या बच्चे कोई दिक्कत है, आगे आइए। अब इस क्वेश्चन की मान क्या हो सकता है, आप चाहो तो कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो कोई वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा समस्या होगा, हम तो ऐसे ही उड़ा देते हैं। पहले आप समझोगे, करोगे कैसे, इसको इधर गुना करोगे, ये आप जानते हैं ये इधर जाएंगे, तो सर ये हो जाएगा क्या, तो सर जी साइन स्क्वायर ए और ये इधर होगा। आप ऐसा करो,
पुट भी कर सकते हो, वैल्यू भी पुट कर सकते हो। बोले जल्दी से जल्दी, आप मुझे बताएंगे क्या पुट कर बताएं, पुट करके बनाएं या डायरेक्ट बनाएं? बोलो बच्चे, वैल्यू पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू कर दें? तो ऐसे क्वेश्चन में आप पुट कर दो a बराबर में 45 डिग्री, देखते हैं क्या होता है। केवल नीचे में जीरो नहीं बनना चाहिए। साइन 45 की मान 1/√2 होता है, यहां भी 1 माइनस में cos 45 की मान 1/√2, तो 2 में से 1 जाएगा तो √2 माइनस 1 बट्टा में √2 ये होगा, और ये होगा cos 45 की मान होगा √2, यहां भी 1 बट्टा √2, तो 2 में से √2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा √2 माइनस 1 बट्टा √2, और नीचे में भी 1/√2, 1 ई √2 से ये खत्म, ये खत्म, यहां क्या बचा 1/√2 माइनस 1, यहां क्या बचा तो √2 माइनस 1। ये इधर अगर करोगे, सॉल्व करोगे, पहले एक ही इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पुटिंग कर दे, 90 कर दे, 90 कर दे, अरे गधा 90 में जीरो बन जाएगा कहीं पे। तुम लोग छोड़ो दिमाग, अब इसमें भी लफड़ा है, हम डायरेक्ट कर ही देते हैं। आप 90 उबे मत करो, नहीं तो भारी समस्या है, कोई कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी नहीं दिया गया है। ये इधर करोगे सबसे बढ़िया लिख लो साइन स्क्वायर ए, और ये इधर करोगे तो a माइनस बी की होल स्क्वायर होता है, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर ये इधर गुना करोगे 1 माइनस सी, मतलब 1 माइनस सी कॉस ए, तो कॉस सी है, इसकी होल स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ ए, ये होगा। तो सर यहां लिख सकते हैं आप एक, यहां लिख सकते हैं एक को इधर कर दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस माइनस में 2 कॉस ऑफ ए, नीचे में क्या होगा तो साइन ऑफ ए इंटू में 1 माइनस में कॉस ऑफ ए होगा। इसकी मान हो जाएगा 1, तो 1 और 1 2 मान हुआ, 1 और 1 2, ये जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2 माइनस में कॉस ऑफ ए, इसमें से 2 अगर हम कॉमन ले लेते तो 2 इंटू 1 माइनस में कॉस ऑफ ए होता है, और नीचे में साइन ऑफ ए इंटू में 1 माइनस में कॉस ऑफ ए, ये कटेगा तो यहां से 2 बट्टा में साइन ऑफ ए आया है। ये पहला से आया है जो कि भाग लगा हुआ है, भाग लगा। दूसरे से सर क्या होगा, तो दूसरे से आप लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए, क्यों सर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो कॉट स्क्वायर जहां पे है वहां कॉसेक स्क्वायर माइनस ए लिख सकते हैं, और इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सर जी अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा सर जी, ए प्लस बी मतलब कॉस ए प्लस में 1 इंटू में कॉसेक ए माइनस में 1, ये हुआ, और बट्टा में क्या होगा 1 प्लस में कॉसेक ऑफ ए प्लस में 1, ये दोनों सेम चीजें है, कट जाएगा कॉसेक ऑफ ए माइनस 1, तो सर जी ई माइनस 1 और ये वाला प्लस 1 कट जाएगा, तो ये भाग में केवल भाग में क्या बचा है कॉसेक ऑफ ए, ऊपर में कॉसेक ऑफ ए बचा है, तो कॉसेक ऑफ ए बचा है, तो सर जी ये क्या होगा गुना कर दोगे, तो सर जी 2 बट्टा में साइन ऑफ ए गुना में हो जाएगा 1 बट्टा में कॉसेक ऑफ ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या होता है 1, 2 बट्टा 1 का मतलब 2, हमारी मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, हमारी मान क्या हो जाएगा 2। थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चे। लगा एक इमारत की और क्षैतिज रेखा पर 100 मीटर चलने से, बोला जाता है एक इमारत की और ही आपको क्षैतिज मतलब धरती पर जाना है ना, 100 मीटर चलने से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इमारत की ऊंचाई बताइए, ये इमारत है, एक व्यक्ति यहां पे है, इस और चला 100 मीटर, तो पहले इसकी उन्नयन कोण 45 डिग्री था, जब 100 मीटर चला तो इसकी उन्नयन कोण कितना हो गया, यहां से इसकी 60 डिग्री हो गया, ये मतलब यहां से यहां तक की लंबाई 100 मीटर है। सर आप इस त्रिभुज में जानते हैं अगर 45 हो तो 45 के सामने वाला जो भुजा होता है वो 1 होता है, तो इधर की सामने वाला भुजा भी 1 होता है, या
अगर कोई त्रिभुज हो और ये 90 डिग्री हो और ये 45 और ये 45 हो तो ये दोनों भुजा बराबर होती है, क्योंकि एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर। ये 90 है, ये 45 तो ये भी 45, और 60 के सामने वाला भुजा √3 होता है, और ये 30 के सामने, यहाँ 30 के सामने वाला 1 होता है। साथियों अगर ये 45 है तो ये √3 है, तो पूरा हमारा ये आधार भी √3 होगा, यहां से यहां तक पूरा √3, पूरा √3, ये 1 है तो ये होगा √3 - 1। √3 - 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100 को। √3 - 1 रिप्रेजेंट करेगा 100 को, तो 1 यूनिट होगा 100 बटा √3 - 1। आप जानते हैं ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर दीजिए प्लस साइन लगाकर, तो सर जी ये हो जाएगा 100 √3 + 1 और a - b इंटू a + b, a² - b² √3 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा 2 से काटेंगे 50 होगा। एक की मान ये हो गया बच्चे, एक की मान, अगर एक की मान हो गया 50, √3 + 1 आया, तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? इमारत की ऊंचाई। इमारत की ऊंचाई कितना है? √3 है, तो √3 की मान क्या हो जाएगा? सर गुना करेंगे 0, सर इससे गुना करेंगे 3 प्लस में √3, ये हो जाएगा 50, 3 प्लस में √3। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा बच्चे? ए। बोला द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका मूल्य ये दिया गया है। आप जानते हैं ये एक अपरिमेय का रूट्स है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय का दूसरा रूट्स होता है केवल साइन नेगेटिव हो जाता है। अल्फा अगर हमारा ये है तो बीटा हमारा 5 - √3 होगा, 5 - √3 होगा। और आप जानते हैं कि जो समीकरण द्विघात समीकरण जो निकालना है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 होता है। तो x² दोनों रूट्स को अगर जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 5 और 5 10x हो जाएगा। दोनों रूट्स को गुना करेंगे तो a + b इंटू a - b, तो a² 25 में से अगर 3 जाएगा तो कितना होगा? 22 होगा, बराबर में 0। आंसर हमारा हो जाएगा पहला। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसकी मान अगर निकालना है तो ये 5 है बच्चे, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 8 प्लस में 2√15 और बट्टा में 4, ये प्लस हो जाएगा, ये है 1, 8 प्लस में 2√15। इसको ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना कर दीजिए, यहां माइनस लगा दीजिए, 8 माइनस में 2√15 बट्टा में 8 माइनस 2√15, ये हो गया। ये 5 माइनस ये होगा, ये क्या हो जाएगा? a + b इंटू a - b, a², 8 के स्क्वायर 64 और माइनस में इसकी 2 के स्क्वायर 4, 15 चौका 60, तो नीचे में आ गया 4, तो नीचे में यहां भी 4 यहां भी 4, ये 4, ये हो गया 8 प्लस में 2√15 प्लस में ये कितना है सर? 8 माइनस में 15, इससे ये कट जाएगा, 8 8 16, 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा बच्चे? 1 आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर 1 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। बोला एक बंद बहुभुज की 6 भुजाओं और उसका एक कोण अन्य 5 कोणों से 30 डिग्री बड़ा है, मतलब 6 भुजा वाला है, 5 कोण बराबर है और एक छठा कोण जो है 30 डिग्री बड़ा है। तो बोला गया है बराबर कोणों में से किसी एक कोण की मान ज्ञात करे। मेरे प्यारे साथियों, पर बोला गया भुजाओं की योग क्या होता है? n माइनस सभी भुजाओं के अंतः कोणों का योग कितना होगा? सभी भुजाओं के अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n हमारे पास 6 है, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 गुना 180, 18 चौके 72, 720, क्योंकि 6 भुजा है, 6 भुजा। तो सर जी 5 भुजा बराबर है x प्लस x 1 2 3 4 5, 5 भुजा x मान लिए, और छठा भुजा जो है 30 डिग्री सभी से बड़ा है। तो ये हो गया सभी भुजाओं के सभी अंतः कोण
एक्स 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 मान लिए, और एक छठा अंतःकोण x प्लस 30 डिग्री मान लिए, क्योंकि 30 डिग्री बड़ा है। सभी का अंतःकोणों का योग कितना है? 720 है। ये किसके बराबर होगा? 720 के बराबर। सभी को जोड़ेंगे बच्चे तो ये 6x होगा। 30 को उधर जा घटाएंगे 0, ये 9, ये होगा। x की मान क्या होगा? सर इसको भाग देंगे 1, 6 इकाई 6 6 35, 115। तब बोला जाता है कि बराबर कोणों में से एक कोण कितना होगा? 115 डिग्री, जो कि हमने x मान रखा है। कोई दिक्कत है बउआ? ये याद रखेंगे, प्रत्येक अंतःकोणों का योग अगर निकालना रहे, प्रत्येक अंतःकोण निकालना रहे तो बट्टा में n कर देंगे, लेकिन सभी अंतःकोणों का योग ये होता है। और सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 360 बटा n होता है। विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होता है। बोला गया है किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई दिया गया है। एक बात याद रखेंगे, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज से अंदर कोई भी पॉइंट से आप भुजा पे अगर लंब डालोगे, भुजा पे लंब डालोगे, तब भुजा पे लंब डालोगे P1, ये P2 परपेंडिकुलर, ये P3 है। ये क्या होता है? तो P1 प्लस में P2 प्लस में P3, ये किसके बराबर होता है बच्चे? ये ऊंचाई के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये ऊंचाई के बराबर होता है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि अंदर कोई पॉइंट्स हो, चलिए बउआ बोलते अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, अगर समबाहु त्रिभुज हो और समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट्स हो और सभी पॉइंट से, सुनोगे, उस पॉइंट से सभी भुजाओं पे लंब डाला गया हो, तो तीनों लंबों का योग ऊंचाई के बराबर होता है। तीनों लंबों का योग किसके बराबर होता है? ऊंचाई के बराबर होता है। वही तो बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से त्रिभुज के भुजाओं पे डाले गए लंबों की लंबाई, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। अब बोला गया त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, तो मेरे साथियों त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा? आप ही बताइए सर जी। त्रिभुज की ऊंचाई जो होगा, तीनों लंबों की लंबाई 5 + 10 + 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ये सब क्लास में पूरा का पूरा हम रटवाए हुए हैं, कराए हुए। कहने का मतलब है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, कोई आंतरिक बिंदु है, और उस बिंदु से भुजा पे, आधार पे, किसी भी भुजा पे, तीनों भुजा पे लंब डाला गया है, P1 P2 P3, इसकी योग किसके बराबर होगा? ऊंचाई के बराबर होगा। ऊंचाई के बराबर होगा। साथियों x + 1/x की मान अगर 1 हो, इसकी मान ज्ञात करना हो, इसकी मान निकालना आसान नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं सर जी? इसकी मान ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो। जैसे आप x से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, तो सर जी इसमें x से डिवाइड करोगे तो ये x हो जाएगा, इसमें a में डिवाइड करोगे तो 1/a हो जाएगा, x में डिवाइड करोगे तो +1 हो जाएगा, बट्टा इसमें डिवाइड करोगे तो x² हो जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो x हो जाएगा। ये हो गया। इसी की मान निकालना है, तो इसकी एक की मान तो, इतना की मान तो दिया गया, इतना की मान 1 + 1। अब इसकी मान कैसे निकालेंगे सर? इसकी मान निकाल सकते, इसको सॉल्व करोगे तो ये x² प्लस में a, और नीचे वाला x उधर चलाएगा a, इसको इधर कर दो, x² माइनस में x बराबर है -a। तो यहां पे x² माइनस x की मान -a रख सकते हो। ये 2/-a, -2/a मान हो जाएगा, -2/a। बी आंसर होगा। साथियों आगे बोला जाता है, एक बैग में 7 नीली गेंद और 5 पीली गेंद है। यदि बोला गया है रेंडमली ढंग से, मतलब बेतरतीब ढंग से, अदृक्ष रूप से 2 गेंदें चुनी जाती है, तो कितनी संभावना है कि कोई भी गेंद पीला ना हो? तो सबसे पहले 7 5 12 गेंद है, तो टोटल 12 में से 2 गेंद चुना गया।
पीला नहीं होना है तो पीला को छोड़ देना है, तो वो गेंद नीला 7 है, 7 में से कोई गेंद हो सकता है। यही प्रोबेबिलिटी हुआ। 7 गुना 6, नीचे में 12 गुना 11, 2 रहे तो 2 पीछे करो, यहां भी 2 रहे, C2 है तो 12 को 2 पीछे किए हम, सर 6 दूनी 12, 7/22। अब ऐसा ना हो कि NCR की मान आपको सॉल्व करने नहीं आता हो, इसको फैक्टोरियल n लिखते हैं, नीचे में फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं, तो n-r लिखते हैं या r लिखते हैं, ये होता है NCR को जब सॉल्व करते हैं तो ये NCR कॉम्बिनेशन। NPR को अगर सॉल्व करते तो क्या होता है, फैक्टोरियल n नीचे में होता है, जल्दी से बताओ, n-r, n-r होता है कि केवल r होता है, इसमें बताइए, तो इसमें बच्चे n-r होता है कि केवल r होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7/22। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बोला गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है कि विकर्ण BD AC एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती है। बोला गया है सबका एंगल दिया गया है, तो सर जी सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बनाइए, मतलब एक वृत्त में एक आपको जो है क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। कुछ भी हो सकता है, आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह है ABC, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि सभी भुजा जो है इसको सर्किल के सरकमफ्रेंस पे टच हो। बोला गया AC जो विकर्ण है, AC विकर्ण हो गया, और क्या AC विकर्ण और BD विकर्ण एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है E पे, और ये कतई नहीं सोचना है कि वृत्त का केंद्र है, ये ध्यान रखना है। बोला गया है एंगल BEC 28 डिग्री है, 128 डिग्री, कितना डिग्री है, 128 डिग्री, 128 डिग्री है। बोला गया एंगल ECD ये एंगल कितना डिग्री है, तो ये एंगल 25 डिग्री है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो एंगल BAC ये वाला एंगल, ये एंगल मेरे साथियों, ये एक स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री के कोण होता है, ये 128 है तो ये कितना होगा, सर 180 में से 128 घटा दीजिए, सर ये 2 होगा, और ये 7 में से 2 जाएगा 52 डिग्री, ये 52 हो गया, ये निकालना है। मुझे एक बात बताओ, कोई वृत्त हो सरकमफ्रेंस पे सेम आर्क पे अगर यहां पे मानिए थीटा डिग्री बना हो, तो इसी चाप पे कहीं भी मिलाओगे ये भी थीटा ही होगा। इस चाप पे यहां से यहां देखो, ये यहां से यहां कितना डिग्री कोण बना है, 25 डिग्री का कोण बना है, तो इसी चाप पे ये बताओ यहां से यहां कितना होगा, ये भी 25 होगा, ये भी क्या होगा बच्चे, 25 होगा, ये 25 है तो ये भी 25, और ये एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, एक त्रिभुज में एक कोण 25 एक कोण 52, तो कितना होगा ये 5 2 7, 5 2 7, दोनों कोण मिला के कितना हो गया बच्चे, दोनों कोण मिला के हमारा हो गया 177, तो 180 में से अगर 77 घटा देंगे तो ये 3 होगा, 0 103, ये कोण हो गया 103 होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, लॉग की मान निकालना है साथियों। अब क्या कर सकते हैं, सर जी लिख सकते हैं लॉग, याद रखेंगे किसी भी पर पावर अगर मानिए ये रहे तो इसको 1/a, अगर मान लीजिए ये 1/a पर पावर m रहे तो इसको a करोगे तब माइनस में पावर ये हो जाएगा, मतलब अगर माइनस में पावर रहे तो 1/m करोगे तो ये प्लस में पावर हो जाता है, दोनों तरफ से वैलिड होता है। सर 1 -1/3 है, तो सर 3 को ऊपर ले जाओगे तो ये -3 पर पावर -81 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 81, ये तो ऑलरेडी इसका माइनस है, लेकिन ये अगर ये दोनों को चेंज किए तो -81 हो जाएगा। इसके बराबर में हम x मान लेते हैं, इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं।
क्या कोई दिक्कत है? इसके बराबर में हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। या तो रुक जाओ, अभी रहने दो भाई, अभी रहने दो, आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, रहने दो। log -1/3 पे पावर 81, इसके बराबर में x मान लेते हैं, और x के ही मान निकालना है, क्योंकि इसके बराबर में आप x माने मतलब x की मान निकालो या इसकी मान में निकालो, बराबर होता है। अगर कहीं पे लिखा रहे, सुनोगे गौर से, कहीं पे लिखा रहे, क्या लिखा रहे? log, बता रहे हैं आपको, log y एक्सपोनेंट और e लिखा रहे, ये इस और चला जाता है, y बराबर में हो जाएगा e पर पावर x, ये याद रखेंगे। ये हमारा बेस है और ये हमारा एक्सपोनेंट है, तो ये याद रखेंगे, पावर नहीं है, ये नहीं समझिएगा पावर है, हम अलग अलग लिखते हैं। -1/3 ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, बराबर x है। ये उधर जाएगा तो ये 81 बराबर में हो जाएगा, क्या होगा? -1/3 पे पावर x हो जाएगा। साथियों 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसको पावर चेंज करेंगे -3 होगा, ये -x हो जाएगा, अभी बताए थे, ये इंटरचेंज करेंगे तो माइनस होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं -3 पे पावर 4, क्योंकि ये सम संख्या है, सम में माइनस लगाओगे प्लस ही होगा। -3 पे पावर -x, दोनों की बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो पावर क्या होगा? -x बराबर में 4, तो x की मान हो जाएगा -4, x की मान हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? -4। जो लॉग की मान पूछा है वो हो जाएगा -4। बोला गया 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर, 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम में दूध को डिब्बे को पूर्णतः संख्या में नाप दे? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, बड़ा से बड़ा बर्तन सभी को बराबर पूर्णतः माप दे, तो पूर्णतः माप दे इसका अर्थ क्या होता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा। सर जी आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जब बड़े से बड़े बर्तन बोले तो इसकी HCF निकालना है। 2527, 1653 और 2261। HCF निकालने का कई सारे तरीका होता है, HCF निकालने का कई सारे तरीका होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसकी HCF निकालिएगा, तो जो HCF निकालेंगे वही बड़े से बड़े बर्तन में दूध की मात्रा आएगा। तो सर जी आप देखिए HCF बताइएगा इसका क्या होगा? इसकी HCF कोई बच्चे बताएंगे? इसकी HCF 19 आएगा, 19 लीटर। यही एक बड़े से बड़े बर्तन में 19 लीटर आएगा। कितना आएगा? फैक्टर उक्टर मत लीजिए, HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए ये दोनों किसी भी दो संख्या का आप अंतर ले लीजिएगा जिसके बीच में गैपिंग कम से कम हो। आप देखिए अगर HCF इसका निकालना हो तो एक बात आप मुझे बताइए, किसी भी दो संख्या का अंतर ले लीजिए जिसमें गैपिंग कम से कम हो, जैसे ये दोनों की अंतर लेते हैं तो सर 7 में से 1 जाएगा तो 6 होगा, ठीक है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 होगा, और यहां पे देख पा रहे हैं आप 4 में से 2 जाएगा 266। तो सर जी अगर अंतर 266 आया तो नियम कहता है कि HCF कभी भी अंतर से बड़ा नहीं होगा। यह तो HCF अंतर हो सकता है HCF, या अंतर का ही कोई फैक्टर होगा। अगर ये नहीं होगा, अगर ये, क्योंकि इसमें सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो बच्चे सम संख्या तो सबसे पहले नहीं होगा, सम संख्या सबसे पहले नहीं होगा। सर 2 हटाएंगे तो सर ये 13 हो जाएगा, सर 33। अब इस 33 से 133 से भी भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 19 सती 33 से 7 हटा दीजिए, तो यही दूसरा फैक्टर हमारा यही आया, HCF आया, जो कि इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है, जो कि ऑप्शन में हमारा कहीं भी नहीं है। HCF निकालेंगे, ठीक है बच्चे। बोला गया एक क्रिकेट खिलाड़ी कुछ विकेटों की गेंदबाजी की औसत रन दिया गया है 24.85 रन है, प्रति विकेट 52 बोला गया है, उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी का औसत 0.85 रन कम कर दी,
मैच बोला गया है, मैच के अंतिम तक उसने कितने विकेट लिए हैं। मेरे साथियों, आप जानते हैं कि गेंदबाजी का औसत क्या होता है। गेंदबाजी का औसत, गेंदबाजी का औसत जो होता है, याद रखेंगे, दिया गया रन बटा में लिया गया विकेट। एक बात को, इस बात को याद रखेंगे, लिया गया विकेट, दिया गया रन बटा में लिया गया विकेट। आपने कुछ पारी खेला और कुछ पारी का औसत रन था आपका 24.85 प्रति विकेट। आपने 52 रन दिया 5 विकेट में, तो गेंदबाजी का औसत कितना होगा, 52/5, ये हो जाएगा 10.4। तो सर जी 5 विकेट देकर 52 रन दिए तो औसत होगा 10.4। ये दोनों को मिला दिए, अब हम एलिगेशन से बना रहे हैं, तो हमारे 0.85 रन सुधर जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो पहले औसत रन था 24.85, इसमें से अगर ये सुधर जाता है, मतलब घट जाएगा, तो केवल दोनों अगर मिलने के बाद, ये दोनों मिलने के बाद 0.8 रन सुधरेगा, तो इसकी औसत हो जाएगा 24। अब ये दोनों की अगर हम एलिगेशन लगाते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 13, यही होगा ना अनुपात। इसको कटाएंगे तो 0.85, ये उड़ाएंगे, ये उड़ जाएगा। अगर आप 17 × 85, 17 8 36 से, ये 8 5, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। 6, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या सर। रेशियो को ओहो हो, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, देखो देखो, एक मुरली भाई साहब सही बोले हैं, ये यहां पे हमने गड़बड़ किया। एक सेकेंड, भारी समस्या है। ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, और इसमें 1 अंक है, इसको उड़ाएंगे नीचे आएगा, ये उड़ाएंगे, ये 0, 0 से 0 गया। ठीक है बच्चे, इसे काटेंगे 17 और ये होगा 2, 17 8 136, ये हो गया 8:1/2। इसको इधर लेके जाएंगे, 8 दूनी 16 अनुपात 1। तो यहां से जो जो आया है, ये क्या आया बच्चे, तो विकेटों की संख्या के अनुपात आया। तो यहां से कितने विकेट खेला गया था, 5 विकेट। कितना विकेट लिया था, 5 विकेट, और यहां से कितना विकेट लिया है, 1। 1 का मतलब 5, बोला गया अंत मैच तक उसने कितना विकेट लिया, तो टोटल 16 और 1 17 विकेट लिया। 1 की मान 5, तो 17 × 5 = 85 विकेट लिया, 85 विकेट लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। अनुपात हमने छोड़ दिया, ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। अनुपात हमने यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ पे 1 अंक था, हमने डायरेक्ट काट दिया, ये तो गलत किए, यहाँ पे 1 0 मुझे लगाना था। अब बताएंगे, बोला गया 2 अंकों से बनी एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से दुगुना है। यदि अंक पलटने पर मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या का 50% कितना होगा। मुझे बताना है मूल संख्या का 50% कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों, 2 अंकों से बनी संख्याओं का इकाई अंक, बोला गया है इकाई अंक दहाई अंक से दुगुना है। यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक जो होगा वो दहाई, दहाई का अंक मानिए x है, तो इकाई का अंक 2x है। तो सर जी अगर संख्या हम लिखे तो संख्या 10x प्लस में 2 लिख सकते हैं, दहाई के पास 10 और इकाई के पास ये हो गया, ये हो गया। बोला जाता है तो ये कितना हो जाता है सर जी, 10x और 2x 12x हो गया। कितना हो जाएगा, 12x। आगे बोलता जाता है यदि अंक पलटने पर प्राप्त मूल संख्या
से अधिक होता है। तो सर जी अंक तुम पलट दो, अंक जैसे पलटोगे तो ये यहां आ जाएगा 10 दूनी 20x और 1x, तो कितना हो जाएगा 21x। अंक जैसे पलटोगे तो ये हो जाएगा 10 गुना 2x प्लस में 1x, 21x हो जाएगा। तो बताओगे ये इससे कितना अधिक है? सर जी यहां से देख रहे हैं 21 में से 12 करेंगे तो कितना अधिक या कम अंतर नजर आएगा। तो सर नया संख्या ये है, मूल संख्या ये है, तो बताओ मूल संख्या से नई की संख्या कितना अधिक है? सर जी इसमें से ये घटाएंगे 9x अधिक है। मेरे अनुसार 9x अधिक है और क्वेश्चन के अनुसार 27 अधिक है, तो x की मान कितना हो गया 3। अगर x की मान 3 हो गया तो संख्या बताओ यहां से लिख सकते ये हो जाएगा 12 या 36, है ना। x की मान 3 रखोगे तो संख्या हमारा हो गया 36। बोला गया मूल संख्या का 50%, 50% अगर निकालेंगे मूल संख्या का तो 18 का 50, 36 का 50% कितना होगा 18, वह संख्या हमारा कितना होगा 18 होगा। बाय ऑप्शन से भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये कॉमन पेपर मैन पेपर के लिए है बुआ। अब बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे, हमने डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ना करके, ठीक है। 9 अधिक है सर, हाँ तो 9 तो अधिक किए ही हैं बुआ। यदि गुलजार सुनोगे कि वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दे तो अब बोला गया है अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अगर महेश 5 वर्ष का है तो अनूप जो है इससे 2 वर्ष छोटा है, तो 5 में 2 छोटा करेंगे तो अनूप 3 होगा। अनूप की उम्र कैसे प्राप्त हुआ? बोला गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया, तो 18 से जब किसी संख्या में भाग दोगे तो अनूप की आयु प्राप्त हुआ। अनूप की आयु यही 3 है। तो सर जी यहां पे क्या रहा होगा ताकि पूरा पूरा कटा, यही अनूप की आयु है। तो सर जी 18 18 36 38 54, 54 में 54 से भाग दिएंगे तब मतलब ये हमारा 54 वर्ष 54 रहा होगा। ये 54 बताओगे गुलजार की आयु कैसे निकालेंगे? सर गुलजार की आयु में से 6 घटाकर आपने 54 लाया, तो 6 जोड़ोगे तो 60 होगा। यही 60 वर्ष है। 60 में 6 घटाएंगे 54 आएगा, और इसी 54 में 18 से भाग दोगे गुलजार की आयु 3 आएगा, जो कि महेश की आयु 5 था, 5 से 2 वर्ष छोटा था। आंसर सीधा सीधा 60 हो जाएगा, है ना बच्चे। बोला गया है खननों के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाती है तथा दूसरे खर्चों में 15% की वृद्धि हो जाती है। यदि एक कर्मचारी की खननियों पर खर्चा तथा दूसरे कर्मचारी की मदों पर खर्चा 2 और 5 है तो इसका पहले का वेतन बताना है। पहले का वेतन 2590 हो तो इसके वेतन में कितने वृद्धि करनी होगी जिससे अपनी खपत में पूर्वत रख पाए। साथियों एक बात बताओगे, एक कर्मचारियों 2:5 है, ये खननों पे खर्चा और ये दूसरों मदों पे खर्च है, तो टोटल खर्च कितना हो गया 5 और 2 7, और क्वेश्चन के अनुसार इसके वेतन कितना है 2590। अरे भाई साहब कर्मचारियों के खननों पे खर्च और दूसरे मदों पे इतना, और टोटल बोला गया है इसका वेतन 2590 है, तो 7 यूनिट की मान 2590, 1 यूनिट की मान होगा 7 या 21 7 49 इतना, तो 2 यूनिट की मान हो जाएगा 0, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और 5 यूनिट की मान होगा 0, 7 5 35, 7 5 35 की 5, ठीक है, और 5 3 15, 3 18, 1850। अब हुआ क्या, खननों के मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ। मेरे प्यारे बच्चों खननों के मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ, तो 10% का अगर इसमें वृद्धि करोगे तो आप मुझे बताइएगा 10% का अगर वृद्धि करोगे है 750 रुपया मूल्य, और 10% की फ्रैक्शन मान 1/10, 10 में 1 का वृद्धि तो 11/10 हो जाएगा। इससे ये काटे तो ये 5 होगा,
7 5 कितना होगा 12 8 825 हो जाएगा। 10% का वृद्धि होने के बाद मूल हो गया 825। इसमें बोला गया है 15% का वृद्धि करोगे तो सर दूसरे खर्चे पे 15% का वृद्धि, तो दूसरा खर्चा कितना है 850। 15% की फ्रैक्शन मान होता है 3/20, 20 में 3 का वृद्धि करोगे तो 23/20 होगा। सर जी 0 से 0 काटो और 185 गुना 23, जल्दी से करके 2 से भाग देकर बताओ तो बच्चे। 185 गुना 23/2 करोगे कितना आएगा? जल्दी से सारे बच्चे, अरे बोलिए। यह हम करके बता दे। देखो एक सेकंड यहां भी गलती हुआ है। 740 था, सॉरी ये 740 था और इसमें 11/10 से गुना करना था। 0 से 0 गया, ये 4 होगा, 7 4 11 814 होगा। ये वृद्धि होकर 814 होगा, 814 होगा। ये हो गया, कितना हो गया? सही बोले हो, सही दिखे है ना हम? 21। चलिए इसका अगर हम 15% का वृद्धि करते हैं तो टोटल वृद्धि करके इतना हो गया है। तो अब टोटल नया मूल बताओ कितना हो गया वृद्धि होने के बाद? तो सर जी 7 4 11 2 1 3 1 4, ठीक है। 7 4 11 का एक बाकी में 1 और 2 1 3 1 4, ठीक है 4 हो गया। अब बताओगे 4 हो गया और 8 और 1 9। सर जी वृद्धि होने के बाद मूल इतना हो गया। तो सर इतना मूल हो गया तो मेरे पहले से मूल कितना था? सर 2590 था। तो बताओ कितना का वृद्धि हुआ है? सर जी ये घटाएंगे तो 1, 14 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है, और 8 में से 5 जाएगा 3। तो सर जी अगर हम 351 रुपया 50 पैसा अगर हम बढ़ा देते हैं, ये कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है क्या? सही आप सही लिखे ना बच्चे वहां पे? 351 रुपया 50 पैसा के अगर हम वृद्धि करते हैं तो हमारी खर्च अपरिवर्तित रहेगा। कहने का इसका अर्थ हुआ कि कोई कंपनी कोई चला रहा है, कोई मान लीजिए कि जो खनन का जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है वो 2 रुपया है और अन्य खर्चा पे उसको 5 रुपया खर्च हो रहा है। टोटल मिला के इसका जो है वेतन है 2590 रुपया खर्च हो जाता है। तो यहां से देखे तो खनन पे 740 की खर्चा आ रहा है और अन्य में 2 पे 1850 की खर्चा आ रहा है। बोला गया इसमें खर्च में वृद्धि हो गया, इसमें 10% का वृद्धि तो 740 से 814 रुपए खर्च होने लगा। इसमें 15% का वृद्धि 2100, अब 1850 के जगह पे 2127 रुपया 50 पैसा खर्चा आने लगा। तो टोटल खर्चा देखे हमारे पास तो 2941 रुपया 50 पैसा आने लगा, जबकि पहले की खर्चा हमारा कितना था 2590। तो अब मुझे वेतन में कितना का वृद्धि करना पड़ेगा ताकि खर्च जो है पूर्ववत रखना पड़ेगा? तो सर जी 351 रुपया 50 पैसा का, ठीक है बउआ। आगे बढ़ते हैं। बोला गया कुणाल ने एक सूटकेस उसके अंकित मूल्य पर 15% बट्टा पे खरीदा। उसने सूटकेस को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पाकर 2880 में बेच दिया। उसने सूटकेस को कितना रुपए में खरीदा? देखोगे अंकित मूल्य अगर हम मानते हैं 100 रुपया तो वो खरीदा कितना में? तो सीपी बोला 15% छूट में खरीदा तो 85 में खरीदा। इसने अंकित मूल्य पर 20% का लाभ किया, तो 100 की वस्तु है, अंकित मूल्य पर 20% का लाभ किया, मतलब 120 में वस्तु को बेचा है और क्वेश्चन के अनुसार कितना में बेचा है? 2880 में। 0 से 0 गया और 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। तो सर जी 24, 1 यूनिट की मान 24। तो सूटकेस को कितना रुपए में खरीदा था? तो 85 यूनिट में खरीदे थे। 1 की मान 24 तो 85 यूनिट की मान हो जाएगा 24 पंचे 120 के 0 बाकी में 12 और
24 24 अट्ठे 192, 192 और 12 अगर करेंगे तो 100 कितना होगा? देखो तो सही है जी। आगे बोलता है बच्चे कि 600 रुपया को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपया अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपया से 20 अधिक हो गया, ठीक है, तथा सी के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर है। इसमें बी का भाग ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे, बोला गया ए का 2/5 से 40 अधिक, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा मुझे लग रहा है। बच्चे बोला गया है ए के हिस्से का 2/5, मतलब 2/5 ए से 40 अधिक है। आगे या तो ऐसे लिखो, ए का हिस्सा का 2/5 से 40 अधिक, बी के हिस्से के 2/7 से 20 अधिक, सी के हिस्से का 9/17 से 10 अधिक, आपस में सब क्या है? बराबर है। जब तीन चीजें आपस में बराबर होता है बच्चे, तो एक चौथी चीजें अपने मन से मान लेते, मानो इसकी टोटल सब के बराबर x है। सब के बराबर क्या है? इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी x है। अगर मानिए इसके बराबर x है तो a की मान क्या होगा? सर -40 उस और जाएगा, और -40 और 2/5 जाएगा तो 5/2 होगा, मतलब 5/2 इंटू एक्स -40 होगा। अगर ये बराबर में x किए तो a की मान आ गया। b की मान उसी प्रकार से करोगे, -20 प्लस में है, x के उधर जाएगा तो x -20 होगा। अब ये हुआ, ये 7 2/7 है, b गुना 2/7, 7 को उधर भेजोगे तो ये 7/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से c से करोगे, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? तो ये होगा x माइनस में 10, ये होगा 10 जाएगा तो ये 17 जाएगा उधर, तो क्या होगा? 17 ये 9 जाएगा तो बट्टा में होगा, ये हो गया। और a प्लस बी प्लस सी सभी की मान 600 है, तो सबको जोड़ देंगे सर। 5/2 इंटू एक्स -40 प्लस में 7/2 इंटू एक्स -20 प्लस में 17/9 इंटू में x -10, सबको जोड़ रहे हैं बच्चे, 600 आ रहा है, 600 आ रहा है। अब ऐसा कीजिए, अब सभी की एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए। सभी की एलसीएम 2 2 18, 18 अगर एलसीएम होगा तो 18 से अगर इसमें भाग देंगे, मेरे प्यारे बच्चे, नीचे में 18 होगा, इसमें भाग देंगे तो 9 9 5 45, यहाँ पे आ जाएगा 45, x माइनस में 40, ये 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 9 9 7 63, x -20, 18 में 9 से भाग देंगे 2, 17 दूनी 34, x माइनस में 10, तो नीचे में क्या होगा? 18, ये 18 उस और जाएगा तो 18 छक्के 108 00, ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, सबको अगर गुना करोगे, ये x होगा, ये भी x में होगा, ये भी x में होगा, तो सबको जोड़ोगे तो कितना x हो जाएगा? 5 5 3 8 8 4 12 x, ठीक है। 6 4 10 10 3 13 1 14 142 x माइनस कितना होगा? सर जी ये इसमें गुना करो, तो जल्दी से अगर गुना करोगे तो ये सर जी हो जाएगा 0 4 5 20, ठीक है, 4 चौके 16, 4 0 4 5 20, 4 चौके 16 2 18, 1863 से गुना करेंगे तो 0 होगा। सर जी थोड़ा लेंदी तो है, 0 3 दूनी 6 6 दूनी 12 माइनस 1260, इससे गुना करोगे तो 340, तो माइनस में सबको जोड़ोगे तो 0 होगा, और ये 6 4 10 के 0 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 2 5 8 5 13 13 और 1 14 होगा, 14 होगा, 1 1 2 1 3 3400 होगा। माइनस वाले उस और लेके जाओगे 142x, तो बराबर में उस और लेके जाओ, क्या होगा? 0 0 8 4 12 142, इससे काटेंगे तो x की मान कितना आ गया? 100, x की मान आ गया 100। तो b का पूछा, b का भाग कितना? तो b का भाग यही है,
तो b बराबर में हो जाएगा 7/2 और 100 में से 20 जाएगा तो 80 होगा। ये काटेंगे 40, 7 चौके 28, 280 रुपया। बी की मान कितना हो जाएगा? 280 रुपया। बी की मान हो जाएगा 280 रुपया। इसमें कोई भी टीचर के पास कोई जादू का छड़ी नहीं हो सकता है। इसे आपको ऐसे ही करना होगा। आप खूब दिमाग लगा सकते हो। तो ये 2 4, ये 2 2 9, तो 2 2 9 का एलसीएम 18। यहां पे आप खूब दिमाग लगा सकते हो, तो 18 लिख सकते हो। 18 लिखकर कर सकते हो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो हम x के जगह पे अगर 18x मान ले तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी होने की संभावना हो सकता है बच्चे। क्या समझे? कुछ समझ में आया या नहीं आया? लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इजी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला ए बी सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेता है। तो ए है, बी है, सी है। ए अपनी 10 महीने के लिए 10 गाय 7 महीने के लिए रखती है, ये इतना किराया देगा। बी अपनी 12 गाय 5 महीने के लिए रखती है। सी अपनी 15 गाय 3 महीना के लिए रखती है। ये हो गया 15 गाय 3 महीना के लिए रखती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जो कटता है 5 से सब जगह कट रहा है। 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 या 15, 3 से कहीं नहीं कटता है। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो गया 12, 3 या 9। ये ए को 14 रुपये किराया देना पड़ेगा, बी को 12, सी को 9। तो बोला सी का किराया कितना होगा? तो टोटल कितना किराए पर लिया था? 1750 रुपये किराए पर लिया था। सी को देना पड़ेगा 9, कितना में से? तो टोटल में से। तो टोटल को जोड़ो, 4 2 6, 9 6 15 की 5, बाकी तुम्हें 1 1 1 2 2 1 3। ये हो गया, ये हो गया। इसको काटेंगे 25 25 5 बार में, 9 5 45, 450 रुपया सी को देना पड़ेगा। सर जी टाइम चेंज नहीं हुआ बच्चे, टाइम चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन का टाइम आपका वही है। बोला गया यदि 6 आदमी 8 लड़के, देखोगे 6 आदमी, अब ये सब क्वेश्चन सिंपल आ गया। 8 बॉयज किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ये टोटल है। आगे बोला जाता है 26 आदमी प्लस में 48 लड़का किसी काम को 2 दिनों में कर सकता है, ये भी टोटल वर्क। टोटल वर्क टोटल वर्क बराबर होगा। साथियों ये 2 से काटेंगे 5, 5 से गुना करेंगे 6 पंचे 30 m, 8 पंचे 40 b, ये हो जाएगा 26 m प्लस में 48 b। ये इधर घटाएंगे तो 4 m होगा, ये इधर जाएगा तो 8 b होगा, ये 2 होगा। m बटा b 2/1। आदमी एक दिन में 2 काम, तो लड़का एक दिन में 1 काम। तो यहां से टोटल वर्क निकल जाएगा। पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्यों निकालेंगे? तब तो आप काम दूसरे से करवाओगे। सर जी एक आदमी 2 काम, तो 6 आदमी 6 दूना 12 काम, एक लड़का 1 काम, 8 लड़का 8 काम, टोटल 10 दिनों में काम पूरा हो रहा है। तो 20 200 काम। अब यहां से जब बट्टा में आता है चीजें तो क्षमता निकल कर आता है, मतलब आदमी एक दिन में 2 काम, औरत भी लड़का एक दिन में 1 काम, ये सबकी क्षमता आ गया। सुनिएगा, अब टोटल वर्क 200 आ गया। बोला गया है कि 15 आदमी तथा 20 लड़का इस काम को कितना दिनों में करेगा? तो 15 आदमी तथा 20 बॉयज इस काम को कितना दिनों में करेगा? एक आदमी 2 काम, तो 15 आदमी 30 काम, एक लड़का 1, तो 20 दिन लड़का 20, तो एक दिन में टोटल 50 काम हो रहा है। टोटल काम है 200, 50 के हिसाब से काम होगा तो 4 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? 4 दिन का समय लगेगा। आगे बुलाया जाता है एक व्यक्ति 88 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी पैदल चलकर 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलकर, कितना दूरी पैदल चला? टोटल दूरी 18 था, 88 था, पैदल मान लो
x किलोमीटर की दूरी चला, तो सर जी समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल, x किलोमीटर पैदल और इसकी चाल है 4, समय बराबर दूरी बटा चाल। टोटल दूरी था 88, x पैदल चला तो बचा कितना 88 माइनस x साइकिल से चला होगा, और साइकिल की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है। सर समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, और ये टोटल समय उसको कितना लगता है 12 घंटा लगता है। सर जी यहाँ से हो जाएगा 9x हो जाएगा, सर जी यहाँ से 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 और 3 32 और 3 35 माइनस में 4x बराबर में 9 चौके 36, इधर 12 में 36 से गुना करेंगे, 12 छक 72 और 12 छक 72 और 12 तिया 36, 36 और 7 36 और 7 43, ये इधर जा घटेगा, 9x में से 4x घटेगा तो 5x हो गया, इधर जाएगा 0, 13 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, x की मान हो जाएगा 16। तो जो हम पैदल चलने की बात किए x किलोमीटर की मान आ गया 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर जो आया है बच्चे वो पैदल चलेगा, 16 किलोमीटर क्या चलेगा पैदल चलेगा। लगा एक रेलगाड़ी मेरठ ए से शाम को 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंच जाती है। एक मेरठ से चलती है और गाजियाबाद पहुंच जाती है, 4 बजे चली और 5 बजे पहुंच गई। और एक गाड़ी जो है 4 बजे चलती है और गाजियाबाद इधर से चलती है और ये 5:30 बजे पहुंचती है। मेरे साथियों यहां से यहां कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, बोला बीच में ये लोग कब मिला। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए जो मेरठ से चलती है वो 4 बजे चली, गाजियाबाद 5 बजे पहुंची है, मतलब 60 मिनट का समय इसको लगा है। जो गाजियाबाद से चली है मेरठ 5:30 बजे पहुंची है, तो इसे इस ट्रेन को चलने में 1 घंटा 30 मिनट लगा है। तो 1 घंटा 30 मिनट का अर्थ होता है बच्चे, 1 घंटा 30 मिनट का अर्थ होता है 90 मिनट। तो साथियों 60 और 90 का कुछ ना कुछ तो दूरी मानिएगा, तो कुछ ना कुछ तो दूरी आप मान लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी, तो 60 और 90 का एलसीएम मानिए। तो 60 और 90 का एलसीएम मानेंगे 0 तो होगा ही होगा, और ये क्या होगा 18, 180 मानिए, 180 किलोमीटर मानिए। तो 60 मिनट में 180 किलोमीटर जाता है, तो ये 1 मिनट में चाल निकलेगा, यहां से चाल बराबर में इतना किलोमीटर 60 मिनट में गया था। एक मिनट में कितना दूरी जाएगा सर, 0 से 0 काटेंगे तो सर 3 किलोमीटर जाएगा, ये 1 मिनट में 2 किलोमीटर जाएगा। सर जी मीटिंग टाइम दोनों का सेम है, तो सर जी मिलने का जो समय होगा, समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल, दूरी ये है और चाल दोनों विपरीत दिशा से आया, 3 2 5 हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 6 5 30, 36 मिनट के बाद ये लोग का मिलन होगा। तो 4 बज रहा था, तो 4:36 में ये लोग को शाम को मिलन हो, ये होगा। 38 नंबर नहीं समझ में आया, 33 नंबर नहीं समझ में आया, अच्छा 33 है, 33 में क्या था ये बच्चे, एक बार ये मैथ अगर आपका है तो एक बार इसको फिर से वीडियो पुनः जाकर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यह हम लास्ट में समझा देंगे। अब समय आपका ज्यादा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। आगे बोला जाता है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 1.1/2 घंटे में तय करती है। धारा की वेग 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। देखिएगा अगर धारा की दिशा में कोई जाता है तो नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाता है, धारा की चाल 3 है। धारा के विपरीत जाओगे तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा। तो सर जी दूरी बराबर में होता चाल गुना समय, धारा के दिशा में जाओगे तो समय 1 घंटा लगता है, और धारा के विपरीत दिशा में जाते हो उसी दूरी को तो 1.5 घंटा लगता है, मतलब 3/2 लगता है। दूरी बराबर में चाल गुना समय, चाल गुना समय, ये उसी दूरी को तय बता रहा है, दोनों दूरी बराबर होगा। सर जी इसको इधर 2 से इधर गुना कर देंगे तो ये 2x प्लस में 3 दूनी 6, 3 से गुना करेंगे 3x माइनस में 3 3 9, 3x में से 2x जाएगा x होगा, 6 और 9 कितना होगा 9 6 15, तो नाव की चाल आ गया 15 किलोमीटर पर घंटा।
एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पे, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर से और शेष भाग 10% पे वार्षिक दर से उधार दिया है। यदि उसकी कुल आय बोला गया है 561 रुपया है तो कुल धनराशि ज्ञात करें। देखो 1/4 और 1/3 को देखते हुए मुझे लगता है कि कुल मूलधन प्रिंसिपल को मान लीजिए 4 या 12x, तो 1/3 भाग 12x का 1/3 कितना होता, 4x को इसने 7% पे लगाया तो 7 चौके 28x% ये लगा, और 1/4 12 का 1/4 तो 3x को इसने 8% पे लगाया, 8 या 24x% हो जाएगा। शेष 4 3 7 बीत गया, 8 12 में से 7 होगा तो 5x शेष बचा है, वह 10% पर लगाया है तो ब्याज यहां से मिलता है 50x%। टोटल ब्याज कितना मिल गया, 8 4 12x और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 5 10 102। तो सर जी 102x% ब्याज मिलता है, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, और क्वेश्चन के अनुसार ब्याज कितना मिलता है, कितना 200 काटेंगे तो 5 1 होगा, 2 से काटेंगे 50, ये काटेंगे तो ये 1 1 51, ये इधर जाएगा तो x की मान हो जाएगा 11 5 55 550, x की मान 550 तो बोला मूलधन कितना है 12x माने हैं, तो प्रिंसिपल पूछा गया है तो 12 गुना 550 करेंगे तो 0 12 5 60 66 6600 हो जाएगा। आंसर क्या होगा सी 6600, आंसर क्या होगा सी 6600। आज की लास्ट क्वेश्चन बोला गया कौन सी सत्य है, बता दोगे। बहुलक बराबर में 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, ये तो होता ही होता है सर जी। बहुलक बराबर में 3 गुना माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य होता है। एक बात और भी होता है, ये 3 गो माध्यिका, एक माध्यिका इधर ले आओ तो ये भी हो सकता है बहुलक माइनस में माध्यिका, यहां से 2 माध्यिका और 2 माध्य तो 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 माध्यिका माइनस में माध्य, दोनों जगह पे तक कॉमन हो गया, ये भी हो सकता है। बहुलक माइनस माध्यिका 2 माध्यिका माध्य, ये भी होगा ये भी होगा, एक से अधिक। आंसर क्या होगा डी, ए एंड सी। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।